अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ चौधरी फैसल महमूद, एडवोकेट और पॉन ऑनरी काउंसलर फॉर इस्लामाबाद रावलपिंडी चैप्टर। नाज़रीन, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और आपको मैंने ब्रीफली बताना है। सबसे पहले तो मैं माज़र ख़्वाह हूँ, मैंने लाइव सेशन करना था आज इस टॉपिक के ऊपर। कुछ कनेक्टिविटी का इशू चल रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की 2-3 दफ़ा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था, लाइव सेशन नहीं हो रहा था फेसबुक ग्रुप के थ्रू। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर रहा हूँ और मेरी तमाम अलुमनाई से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक ये लाजमी देखें और सुने। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसकी वजह यह है कि आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और हमारे पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान के एक अहम लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस का आज हम उस हवाले से हम आज डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, कि जो काम की जो जगह होती हैं, जो वर्क प्लेस होती हैं, उसमें जो ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए हरासमेंट से बचाव का जो कानून है 2010 का, उसके हवाले से हमने बात करनी है। और इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का बेसिक मकसद क्या है? बेसिकली जैसे कि मैंने अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि मैं पौन का ऑनरी काउंसलर हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी चैप्टर के लिए फॉर एंटी हरासमेंट। जो हमारी जो पॉलिसी बनाई गई है उसके हवाले से फ़ोकल पर्सन हूँ पिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद चैप्टर के लिए। तो हमारा बेसिक एक तो इन सेशंस का ये 4th क्वार्टर का हमारा सेशन है और इस सेशन का बेसिक पर्पस भी हमारा यही है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर जो लॉज़ हैं हरासमेंट से रेलिवेंट, एक तो उनके हवाले से एडवोकेसी सेशंस करें हम। दूसरा, जो पौन की जो हरासमेंट पॉलिसी है उसके हवाले से पौन के अलमनाइज़ को हम बताएं कि हरासमेंट पॉलिसी क्या कहती है पौन की और वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो ये हमारे मुल्क का 2010 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है वर्क प्लेस हरासमेंट से रेलिवेंट। इस मौजू के ऊपर हम आज बात करेंगे डिटेल में और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके तमाम जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, जो तमाम जो साइलेंट फीचर्स हैं इसके, जो इसकी हद हाल हैं इस लॉ के हवाले से, वो आपको मैं समझा सकूं और आप इन लॉज़ को अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज़ कर सकें। सबसे पहले तो इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का मकसद भी मेरा ये था कि आपको पता ही है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पौन अलमनाइज़ हैं वो बहुत आलमोस्ट सब प्रोफेशनल लोग हैं और वो कहीं ना किसी न किसी जगह पे या तो जॉब कर रहे हैं या ख़ुद ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब से इंगेज हैं या किसी भी जगह पे वर्क प्लेस पे वो अगर वो काम कर रहे हैं, चाहे मेल हों चाहे फ़ीमेल हों, तो उनसे रेलिवेंट वर्क प्लेस से रेलिवेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है ये, जो कि हरासमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता है। तो सबसे पहले मैं इस लॉ को अभी मैं इस पे हम चलते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस लॉ का जो नाम है प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। तो ये जो लॉ है 9 मार्च 2010 को ये पास हुआ और जितने भी वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट वर्क प्लेस हों, चाहे सेमी गवर्नमेंट हों, चाहे प्राइवेट अदारे हों, चाहे जो भी, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अदारे हैं जहाँ पे कोई भी काम करता है, या कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी हैं, टीचर्स हैं, जितने भी अदारे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, उन पे ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो इस लॉ का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि 2010 में ये 9 मार्च को ये लॉ पास हुआ। तो 2010 के 9 मार्च को ये लॉ पास होने के बाद विद इन 1 मंथ जो हैं तमाम जो वर्क प्लेस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे सेमी गवर्नमेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि जितने भी मुल्क पाकिस्तान में, चाहे उसका कोई तल्लुक़ सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है
और किसी हासूबे के लिए नहीं है। तो जितने भी वर्क प्लेस अदारे हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, तो विद इन 1 मंथ उनके वर्किंग स्पेस के अंदर एक इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। 2010 में ये बताया गया है। इस लॉ की जो सेक्शन 3 है उसमें ये बताया गया है कि इस लॉ के पास होने के बाद, जो कि ये 9 मार्च 2010 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये असाइन किया और इम्प्लीमेंट हुआ, तो विद इन 30 डेज़ उसके बाद ये तमाम मुल्की अदारे जितने भी हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट होना था। तो आज आप ये देख लें कि आज 2021 है, इसको तकरीबन 11 साल होने को हैं। 11 साल के बाद हमारे बहुत से शहरी जो हैं उनको इस लॉ के बारे में इवन इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसा लॉ भी पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है। तो बेसिक मकसद भी मेरा यही था कि एक तो इस इम्पोर्टेंट लॉ के हवाले से मैं एक एडवोकेसी सेशन करूं और जो हमारे अलमनाइज़ हैं उनको पता चले कि ये लॉ इम्प्लीमेंट है पाकिस्तान में और इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें और कैसे हो सकें और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या साइलेंट फीचर्स हैं इस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो लॉ है इसका टाइटल तो ख़वातीन से हवाले से जो हरासमेंट है उससे मुतल्लिक है, लेकिन ये मर्द और ख़वातीन दोनों की जो हरासियत है या हरासमेंट हम कहेंगे, उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हरासमेंट। तो और ये वर्क प्लेस हरासमेंट से, वर्क प्लेस के ऊपर जो भी हरासमेंट होगी, चाहे वो मेल वर्कर है चाहे फीमेल वर्कर हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये अब मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये इसका सेक्शन 1 जो है जो डेफिनेशन का है उसका ई सेक्शन है कंप्लेनेंट का। आप उसका ई सेक्शन देखें, जो कंप्लेनेंट की जो डेफिनेशन बताई गई है वहाँ पे ये पता है, वहाँ पे ये बयान किया गया है कि कंप्लेंट कौन रजिस्टर करवा सकता है, चाहे वो फीमेल वर्कर है चाहे मेल वर्कर है। अगर किसी को हरासमेंट का इशू आता है तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सिर्फ वुमेन की प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हरासमेंट, बल्कि ये मेल को भी प्रोटेक्ट करता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये लॉ है। ये क्लियर हमारा लॉ ये बता रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए कि मेल और फीमेल की हरासमेंट को, दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं कि जैसे कि इसके सेक्शन 3 में बताया गया, इसका सेक्शन 3 है, उसका पार्ट 1 है, वो ये कहता है कि जो ये लॉ पास होगा तो उसके विद इन 1 मंथ आप तमाम अदारों में एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि जो भी उसका हेड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो उस डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या जो हेड होगा और अथॉरिटी होगी, वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी और उस 3 मेंबर्स में एक ख़वातीन मेंबर का होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि आप 3 मेंबर कमेटी बनाएं और उसमें एक फ़ीमेल मेंबर भी लाजमी तौर पर उसमें शामिल होगी। तो उसके बाद अब ये है कि ये तमाम अदारों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और तमाम अदारों के अंदर ये कमेटी भी बननी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी अदारे हैं उनके जो पब्लिक जो नोटिस की जो स्पेस होती है, नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये आवेज़ा भी होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे उनके वर्कर्स को, किसी को इस लॉ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये नोटिस बोर्ड पे आवेज़ा होना चाहिए लॉ, ताकि किसी वर्कर को हरासमेंट का कोई इशू कोई फेस करता है तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। उसको पता चले कि मैंने कैसे रजिस्टर करवानी है और कहाँ पे रजिस्टर करवानी है। तो ये जो 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, उस सबसे पहले तो जो वर्क प्लेस पे जो भी एम्प्लॉई है, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर उसको कोई ये इशू फेस होता है हरासमेंट का, तो वो डायरेक्ट जो कमेटी होगी, इंक्वायरी कमेटी होगी 3 मेंबर्स की, उनको कंप्लेंट उनके पास रजिस्टर करवा सकता है। फिर उसके बाद अब मैं प्रोसीजर पे जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि वो इंक्वायरी कमेटी कैसे वो जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेगी। ये जो भी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये तमाम इस लॉ के अंदर बताई गई हैं। इसका सेक्शन 4 जो है वो ये बता रहा है कि कैसे प्रोसीजर जो है उसका क्या होगा। तो जो ही कंप्लेंट आएगी इंक्वायरी कमेटी के पास,
तो इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन 3 डेज़ जो है वो कंप्लेंट रिसीव करने के बाद जो रिस्पोंडेंट होगा या जो जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी उसको विद इन 3 डेज़ उसको इंटीमेट करेगी कि आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई है और आप इसमें अपना रिटन में अपने डिफेंस में जो भी आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं आप वो विद इन 7 डेज़ जो है उनको इंटीमेट करने के बाद 7 डेज़ उनको देंगे और वो अपने डिफेंस में जो भी पॉइंट्स या देना चाहते हैं तो वो विद इन 7 डेज़ अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो है अगर वो रिटन 7 डेज़ में अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाते हैं तो दोनों पार्टीज़ को समन किए जाएंगे कि आप अपने डिफेंस में जो जो चीज़ें हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई वीडियो क्लिप है या कोई भी एविडेंस है तो आप वो प्रोड्यूस करें। और अगर कोई डिफेंडेंट पार्टी 7 डेज़ में अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाती या उसको सीरियस नहीं लेती तो उसके ख़िलाफ़ फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी हो सकती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर दोबारा तमाम अलुमनाइज़ को कहता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी सुननी है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सुनने से बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, स्पेशली इस लॉ के हवाले से आपका इंशाल्लाह जो कंसेप्ट है वो पूरा वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर कोई उसको रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाता और इसको सीरियस नहीं लेता उसके नोटिस को इंक्वायरी कमेटी को कि नोटिस को सीरियस नहीं लेता तो उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी हो सकती हैं। और अगर कोई रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवा देता है तो उनकी फिर आगे एविडेंस कलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी और तमाम जो प्रोसेस है इसका विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको कंक्लूड किया जाएगा। यानी कि समन भेजे जाएंगे जो डिफेंस में जो अगर रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाई जाती है उसके बाद सम एविडेंस कलेक्शन होती है। उसके बाद जो एविडेंस आएगी तो जो दूसरी पार्टी होगी जो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की भी राइट दिया जाएगा। वो उनसे अपनी जो है वो उनको अच्छा ये भी राइट है कि वो खुद भी पेश हो सकते हैं या किसी के थ्रू किसी फ्रेंड के थ्रू या थ्रू काउंसिल भी इंक्वायरी कमेटी के पास वो अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं दोनों पार्टीज़। तो विद इन 30 डेज़ उन्होंने ये डिसीजन देना है इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी ने और विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको कंक्लूड करने के बाद अपनी जो फाइंडिंग्स हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं और फाइंडिंग और रिकमेंडेशन किन सूरतों में हो सकती है। एक तो ये है कि अगर तो झूठी इंक्वायरी थी, झूठी कंप्लेंट थी, वो उस कंप्लेंट को कह दें कि जी ये झूठी कंप्लेंट है, इसको खारिज किया जाए। नंबर 1 ये हो सकता है। अगर वो ट्रू प्रूफ हो जाती है एविडेंस से भी और बाकी चीज़ों से भी तो उसके बाद 2 तरह की पनिशमेंट्स इस लॉ में बताई गई हैं जो इंक्वायरी कमेटी रिकमेंड कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को। 2 तरह की पनिशमेंट कौन सी हैं? एक है माइनर पनिशमेंट, माइनर पेनल्टीज़ हैं और एक है मेजर पेनल्टीज़। माइनर पेनल्टीज़ में कौन सी आ जाती हैं कि एक उनकी इंक्रीमेंट्स जो होती हैं या अलाउंस जो होते हैं वो एक ख़ास टाइम पीरियड तक वो रोक दिए जाते हैं या फिर उनकी जो प्रमोशंस होती हैं अगर वो प्रमोशन हो रही है तो उसको ब्रेक लगा दिया जाता है, वो रोक सकते हैं। ये मैं फ़ाइन्स बता रहा हूँ, पेनल्टीज़ बता रहा हूँ, माइनर पेनल्टीज़। या फिर उन पे फ़ाइन जो है किसी भी अमाउंट का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं बताई गई, किसी भी अमाउंट तक वो फ़ाइन जो है रिकमेंड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये आ गई माइनर पेनल्टीज़। अब आ जाते हैं हम मेजर पेनल्टीज़ की तरफ। मेजर पेनल्टीज़ में ये आ जाता है कि जो उनको रिमूवल फ्राम सर्विस भी किया जा सकता है, यानी कि सर्विस से रिमूव करवा सकते हैं। डिसमिसल फ्राम सर्विस किया जा सकता है। इसी तरह अगर वो उनको जो ग्रेड्स में हैं अभी सर्विस कर रहे हैं उनको नीचे ग्रेड पे लाया जा सकता है, लोअर ग्रेड पे लाया जा सकता है, ये एज ए पनिशमेंट। सॉरी। तो ये मेजर पेनल्टीज़ में आ जाता है और उसमें मेजर पेनल्टीज़ में फ़ाइन भी है। अब जो इंक्वायरी कमेटी है 3 मेंबर्स की, वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाउंड है इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन को और उनकी जो ऑर्डर्स होंगी रिटन में फाइंडिंग जो होंगी उनको इम्प्लीमेंट करवाने की। अब अगर एक पार्टी जो है किसी भी डिसीजन से, ज़ाहिर सी बात है एक पार्टी की फेवर में डिसीजन आएगा, दूसरी पार्टी की अगेंस्ट आएगा।
तो जो जिसके अगेंस्ट आया है वो इस डिसीजन को वो चैलेंज भी कर सकते हैं विद इन 30 डेज़ ओम्बड्स पर्सन के पास। जो ओम्बड्स पर्सन है डायरेक्ट दूसरा एक चीज़ ये भी है कि इस लॉ का जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि आप अगर जो आपके जो डिपार्टमेंट में जो इंक्वायरी कमेटी है अगर आप उससे आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है या वो बाइस्ड लोग हैं तो आप डायरेक्ट अंडर सेक्शन 8 जो है इस लॉ का उसके तहत आप डायरेक्ट ओम्बड्स पर्सन के पास भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ये होगा कि आप ओम्बड्स पर्सन का जो डिसीजन होगा वो फिर नेक्स्ट जो अपीलेट फोरम है वहाँ पे जाएंगे। वैसे नंबर फर्स्ट पे जो अपीलेट जो इंक्वायरी फोरम आता है वो इंक्वायरी कमेटी का होता है और उसके डिसीजन को जो जिसके पार्टी अगेंस्ट आती है या जिसकी फेवर में भी आया है और वो मुतमईन नहीं है कि यार इसको पनिशमेंट जो है वो कम दी गई है, इसको पनिशमेंट ज़्यादा देनी चाहिए, तो भी वो उसको अपर फोरम पे चैलेंज कर सकता है। विद इन 30 डेज़ आप इंक्वायरी कमेटी के डिसीजन को ओम्बड्स पर्सन के पास चैलेंज कर सकते हैं और ओम्बड्स पर्सन जो हैं उनका जो डिसीजन है वो विद इन 30 डेज़ जो हैं जो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और जो प्रोविंस के जो शहरी हैं उनके जो रेलिवेंट जो गवर्नर्स हैं उनके पास इनकी अपील्स होंगी। वो लास्ट फोरम है अपीलेट फोरम, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और वही एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगा। अब ओम्बड्स पर्सन इसमें ओम्बड्स पर्सन कौन हो सकते हैं? ओम्बड्स पर्सन की जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है वो बेसिक ये है कि वो कम से कम उनकी क्वालिफ़िकेशन इस लेवल की हो कि वो जज हाई कोर्ट के जज के लेवल का कम से कम उसकी क्वालिफ़िकेशन हो। जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो क्वालिफ़िकेशन लेवल होता है कि जो यानी कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लॉयर्स हों तो उनकी भी एक 15 ईयर्स तक प्रैक्टिस स्टैंडिंग हो लॉ के हवाले से, जो लॉ का जिनको पता हो वो ओम्बड्स पर्सन अपॉइंट हो सकता है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँगा कि इस लॉ के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया और इंक्वायरी कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनके पास वो जो प्रोसीजर है वो ख़ुद से भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोसीजर बताया गया हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वही आप उन्हीं को ही वो फॉलो करें। वो खुद से भी जो है उनके पास पावर्स भी हैं, वो समन भी दे सकते हैं। इवन कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगेंस्ट भी कंप्लेंट आती है तो उनको भी वो समन दे सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को वो भी कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं। अब अगर हम आते हैं इसके हवाले से कि आप एक चीज़ इस जो टॉपिक है इसको मेरा बताने का मकसद ये था, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो फोरम मैंने बताए और मैंने बताया कि जी के मेल वर्कर हों या फीमेल वर्कर हों उन दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हरासमेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर 30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने फाइंडिंग देनी है इंक्वायरी कमेटी की। फिर इंक्वायरी कमेटी जो है वो अंडर सेक्शन 3 जो है इस लॉ के वो 3 मेंबर अपॉइंट होंगे और उसमें 3 मेंबर्स में एक फ़ीमेल का होना बेहद ज़रूरी है। फिर आपके पास 2 अपीलेट फोरम भी हैं ओम्बड्स पर्सन के, उनके पास भी आप जा सकते हैं विद इन 30 डेज़ और ओम्बड्स पर्सन का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन को भी आप विद इन 30 डेज़ जो है अपीलेट फोरम जो है प्रेसिडेंट और रेलिवेंट गवर्नर्स के पास भी आप जा सकते हैं। अब आते हैं कि इस सेशन को मेरा करने का बेसिक मकसद क्या था। जैसे कि मैंने शुरू में अभी बताया कि हमारे अलुमनाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग स्पेस में वो वर्क कर रहे हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई एनजीओ चला रहे हैं। तो मेरा ये आपको ये टास्क है इस बेसिक सेशन का। मैं समझता हूँ कि आप जो ये लेक्चर पूरा सुन रहे हैं, एडवोकेसी सेशन जो सुन रहे हैं, आप सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अश्योर करें कि ये 2010 को 9 मार्च को ये लॉ पास हुआ और इस लॉ में ये बताया गया है कि विद इन 30 डेज़ जो है वो इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है और हर डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कमेटी का बनाना लाजमी है।
तो जैसे कि मेरा खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं अभी एक लास्ट मंथ में मैं गया चेयरमैन सीडीए के ऑफ़िस में, वहाँ पे भी इस लॉ को एंट्री पॉइंट पे डिस्प्ले किया गया था। इस तरह एक आईजी इस्लामाबाद की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो पुलिस स्टेशंस हैं उनमें अगर किसी भी साइलिन को वो आते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर और उनको हरासमेंट का कोई इशू आता है या कोई करप्शन का इशू है, तो वो डायरेक्ट जो है एक टोल फ्री नंबर उन्होंने मुतारफ़ करवा दिया, वहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। तो आपने अश्योर ये करना है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो आप ये देखें कि वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनी है या नहीं बनी। अगर तो नहीं बनी तो सबसे पहला टास्क तो आप लोगों के लिए ये है कि वहाँ पे आप इंक्वायरी कमेटी लाजमी बनाएं, और आप उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहें कि जी इंक्वायरी कमेटी बनाएं। बेशक हरासमेंट हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट एक जो है फ़ोरम तो क्रिएट होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर किसी को भी कोई भी किसी भी टाइम इशू आ जाता है तो वो उनको पता हो कि ये फ़ोरम बना हुआ है, यहाँ पे हमने जाना है। तो अगर नहीं बनी हुई आपके डिपार्टमेंट में तो आपने वो फ़ोरम क्रिएट करवाना है, और अगर वो फ़ोरम एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं कर रही तो आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि एक तो जो पब्लिक जो नोटिस के डिस्प्ले करने की जगह है उस पे ये लॉ डिस्प्ले होना चाहिए लाजमी तौर पर। अगर वो डिस्प्ले नहीं कर रहे और वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी हुई, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो विज़िट करे तो 1 लाख तक जो है वो फ़ाइन कर सकते हैं कि आपके अदारे में एक तो ये जो लॉ है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, दूसरा आपके अदारे में इंक्वायरी कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी। जैसे मैंने बताया कि अभी सीडीए के चेयरमैन ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है एंट्री पॉइंट पे। इसी तरह आईजी पंजाब ने टोल फ्री, आईजी इस्लामाबाद में टोल फ्री एक हेल्पलाइन बना दी है कि उनको उनके अदारे में कोई भी इस तरह की होती है तो आप अपने अपने इदारों में, चाहे एनजीओ में वर्किंग कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट अदारे में वर्किंग कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जिस अदारे में भी हैं, तो आप अश्योर करना है कि आपके अदारे में इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। अगर नहीं बनी तो सबसे पहले तो आपका ये काम बनता है, जो ये मैंने लॉ बता दिया आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है, इसके तहत आप एप्लीकेशन दें अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा, उसके तहत कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का ये लॉ है, और ये राइट टू डिग्निटी जो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो हमें राइट है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत हमें दिया गया है, बेसिक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 जो है उसका, जो ये बताता है कि राइट टू डिग्निटी जो है, उसके तहत ये लॉ ये पास हुआ है, उसको अश्योर करने के लिए। तो ये तो आप एक तो इस लॉ को अश्योर करवाएं इंक्वायरी कमेटी को। उसके बाद जैसे मैंने आपको फोरम्स बता दिए हैं, एक तो फोरम आपको बता दिया वर्क प्लेस हरासमेंट का। अब आ जाते हैं एक और फोरम भी है। अगर आप एक तो इस फोरम के तहत जो वर्क प्लेस हरासमेंट जो इंक्वायरी कमेटी होगी, ये रिकमेंड करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, दो तरह की फाइंडिंग देगी, एक माइनर पेनल्टीज़ की और मेजर पेनल्टीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करें, तो आप जो ऑफिस है जहाँ पे ये हरासमेंट का इशू फेस हुआ है, तो आप उस एरिया के जो भी रेलिवेंट लोकल पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे अंडर सेक्शन 509 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके तहत आप एप्लीकेशन देंगे और अंडर सेक्शन 509 वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और इसकी 3 ईयर पनिशमेंट है। और ये क्रिमिनल केस जो है उस एक्सक्यूज़ के ख़िलाफ़, जो एक्यूज़ होगा, जो भी आप नॉमिनेट करेंगे, जितने भी हों, एक हों या एक से ज़्यादा हों, उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, और ये कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग चलना शुरू हो जाएंगी। अब आ जाते हैं, आपको एक और फॉर्म मैं बता देता हूँ। एक है, अगर आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन पे हरासमेंट कोई हो रही है, कोई आपको टेक्स्ट के थ्रू आपको टेक्स्ट भेज रहा है, मोबाइल पे टेक्स्ट भेज रहा है, या फिर एक मिनट, तो अगर तो आपको कोई मोबाइल फ़ोन पे हरासमेंट का कोई इशू फेस हो रहा है,
कि मोबाइल फ़ोन पे थ्रू टेक्स्ट मैसेज आपको कोई आपको टेक्स्ट कर रहा है या कॉल्स कर रहा है और आप उससे उसकी कॉल को अटेंड नहीं करना चाहते और वो आपको बार बार कॉल करके तंग कर रहा है और मैसेजेस भेज रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में अंडर 25D टेलीग्राम एक्ट के तहत, और उसकी भी 3 इयर्स पनिशमेंट है और वो भी लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होगी। अब एक और फोरम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हरासमेंट का ये इसमें हर किसी को इशू फेस हो रहा है, वो है साइबर स्पेस पे। यानी कि साइबर स्पेस पे अगर कोई आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ेक आईडी बना देता है, आपकी फ़ेक आईडी बना देता है, आपको पता ही नहीं है मेरे नाम से कोई फ़ेक आईडी बनी हुई है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है साइबर स्पेस में, और इसके अलावा कोई आपको आपकी अपनी आईडी पे धमकियां दे रहा है, कोई आपको इंसल्टिंग कर रहा है, कोई आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई मवाद अपलोड कर रहा है, आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपका जो मोबाइल नंबर, आपकी पिक्चर्स, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंसेंट के बगैर आप वो अपलोड कर रहे हैं, तो आप इस जो साइबर हरासमेंट्स हैं ये साइबर हरासमेंट में आता है, और इसके लिए भी एक प्रॉपर एक लॉ बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। तो इसको शॉर्ट हैंड में पीका लॉ भी कहते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं उससे रेलिवेंट ये लॉ पास हुआ है 2016 में, और इसको डील करता है अदारा FIA। अब अगर आपको कोई भी साइबर स्पेस पे कोई हरासमेंट का कोई इशू आ रहा है, जैसे कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स दी हैं, कोई फ़ेक आईडी किसी ने आपकी बना ली, कोई धमकियां दे रहा है आपको, आपकी अपनी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, फैमिली पिक्चर्स हैं, कोई भी पिक्चर है आपकी कंसेंट के बगैर कोई अपलोड कर रहा है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा है, तो आप इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ या आपकी जो अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहा है, उनको वो लीकेज करने की कोशिश कर रहा है, आगे जो है वायरल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इनकी कंप्लेंट्स जो हैं FIA के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं आपको पॉन की जो हरासमेंट पॉलिसी है, इस हवाले से मैं थोड़ा बताता चलूँ। पॉन की हरासमेंट पॉलिसी है कि पॉन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो हमारे तमाम अलमनाइज़ हैं, हम इनके ऊपर जो हम इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पॉन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो पॉलिसी है कि किस तरह सेशंस हों या कोई सेमिनार सॉरी सेशन हो, सेमिनार हो, कोई इवेंट हो, अगर वहाँ पे कोई हरासमेंट का कोई इशू हो जाता है, वर्बल हरासमेंट या फिर कोई भी साइबर स्पेस पे कोई हरासमेंट हो रही है, तो ये जो ऑनरी काउंसलर हम अपॉइंट हुए हैं, हर चैप्टर पे 2 ऑनरी काउंसलर्स हैं, रीजनल कमेटीज़ की बनाई गई है, हर चैप्टर पे 2 ऑनरी काउंसलर 2 इयर्स के लिए अपॉइंट हुए हैं, और हमने हर क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे ये हमारा 4th क्वार्टर का सेशन है, हर क्वार्टर की बेसिस पे हमने एडवोकेसी सेशंस कंडक्ट करने हैं, और कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको हमने डील करना है। अब पॉन का जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो सेक्शन 18 है वो ये बताता है कि कोई भी हरासमेंट हो, चाहे वर्बल हरासमेंट है, चाहे साइबर स्पेस पे हरासमेंट है, या फिर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करा अपनी, जैसे कि किसी को फंडिंग मिली है और उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, तो अंडर सेक्शन 18 उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी हो सकती है, और उस पे एंड पे जाके उसकी जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल की जा सकती है। ये पॉन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसका जो सेक्शन 18 है उसमें ये बताया गया है, आप ये हो जाके विज़िट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब ये बेसिक जो लॉज हैं, जो मैंने जो बेसिक जो इस टॉपिक के हवाले से जो थे तमाम साइलेंट फीचर्स थे, आपको मैंने साइबर हरासमेंट के हवाले से भी बताया, दीगर जो भी थे वर्क प्लेस हरासमेंट का बताया,
पब्लिक स्पेस पे जो हरासमेंट है उसके हवाले से भी 509 के तहत आप लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे भी कोई हो रही है वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे आपका, अब मैं आता हूँ कि आपका टास्क क्या है। एक तो मैंने जैसे शुरू में बताया है कि तमाम सामीन को जो अभी तक सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं अपने इस वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स हैं इसमें आप अपने क्वेश्चंस करें, मुझे बताएं कि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, मैं ताकि आपका वो भी चीज़ क्लियर करूं एज़ पर लॉ। जो है जो लॉज़ हैं हमारे इस पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हैं, और जो पॉन का जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो पॉलिसी है, अगर मज़ीद आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो आपको मैं फौरी बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट जो हमारे सेशन होंगे नेक्स्ट क्वार्टर के तो उस पर मैं वो ऐड कर दूंगा। सॉरी। तो आप अपने जो भी इस टॉपिक के हवाले से जो आपके जहन में जो सवालात आ रहे हैं या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप हमसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके इदारे में अगर इंक्वायरी कमेटी बनी है तो वेल एंड गुड, आप बताएं कि हमारे इदारे में इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश हुई है। अगर नहीं बनी तो अब आपने वो इंक्वायरी कमेटी बनानी है और आपने फिर हमें बताना है कि आपको पता चला जब, तो आपने उसके बाद आपने वो स्ट्रगल की, और इसमें कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। आपको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉ आपको कह रहा है, ये लॉ है 2010 का, इसके तहत आप एटलीस्ट ये फ़ोरम तो क्रिएट करवाएं अपने इदारे में। जितने भी हमारे अलुमनाइज़ हैं जो खुद ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग कर रहे हैं, जो किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, अब आप जो है एटलीस्ट एक ये काम तो करें कि इस फोरम को जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये फोरम क्रिएट नहीं हुआ, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, आप इसको तो इस्टेब्लिश करवाएं। ये तो 9 मार्च 2010 को ये लॉ पास हुआ और ये 9 अप्रैल 2010 तक ये हर डिपार्टमेंट में ये फोरम क्रिएट होना चाहिए था। और आज तो 2021 आ गई है, 11 साल हो गए हैं इस लॉ को पास हुए हुए। कोई नहीं है, चलें 11 साल गुजर गए, लेकिन अभी तो जब आपको पता चला है तो आप इस पे तो वर्किंग तो करें। मेरा इस टॉपिक को आज सेलेक्ट करने का यही मेन पर्पज़ था कि जो अलुमनाइज़ हैं वो एक मैं कैंपेन स्टार्ट करूं कि ताकि ये एडवोकेसी सेशन सिर्फ ये नहीं वीडियो देखनी है और सेशन अटेंड करने हैं और इसके बाद भूल जाने। हम ही हैं इस पाकिस्तान के शहरी और हम ही अलुमनाई हैं पॉन के, हम ही ने इन पॉन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको अश्योर करना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और जो लॉज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हैं, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज ए बेसिक फंडामेंटल राइट भी हमें दिए जा रहे हैं। राइट टू डिग्निटी भी हमारा अंडर आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, लॉ भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम इनको क्यों ना यूटिलाइज़ करें अपनी रोज़मर्रा जो प्रोफेशनल हमारी लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ में हमें ये प्रोटेक्ट करें, ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अदारे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें वर्किंग स्पेस के लिए। अगर कोई भी वर्कर उनके डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उससे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस लें, उसको इंसल्ट करें, उनको यानी कि आप उनकी मज़हब के हवाले से उनकी जो है आप कह लें कोई मर्द है, कोई औरत है, जो किसी भी कोई उनकी कोई कास्ट है, उसके हवाले से अगर आप उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। ये आपको हरगिज़ ये किसी की इजाज़त नहीं है कि आप इन चीज़ों को आप जो है अपनी वो आपके स्टाफ का हिस्सा हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कर रही तो आपको ये लॉ प्रोटेक्ट करते हैं, आप इन लॉ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये लॉ ये भी बताता है हमारा वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ कि अगर कोई भी कंप्लेंट लेके जाएगा
इंक्वायरी कमेटी के पास, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट हो, चाहे किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेंट हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ख़िलाफ़ कोई भी बाद में डिसीजन नहीं ले सकती कि आप उसको रिमूवल फ्राम सर्विस कर दें। आप जी हमारे ख़िलाफ़ कंप्लेंट लेके चले गए हैं हरासमेंट की, ये वो चीज़ें, हम आपको डिसमिसल फ्राम सर्विस करें जो कंप्लेनेंट है उसके ख़िलाफ़। तो ये लॉ इस चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई एज एविडेंस पेश हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप मेरी तमाम अलमनाई से हम्बल सबमिशन है, और मैंने कोशिश ये की है कि आज आपको आसान अल्फाज में ये चीज़ें समझाऊँ, जो आसान चीज़ें हैं आसान अल्फाज में वो आपको बताऊँ। अब एंड पे मैं आपको हरासमेंट की जो आसान तरीन और जो सबसे कह लें शॉर्टकट जो डेफिनेशन है कि हरासमेंट है क्या, मैं वो आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त लेता हूँ। हरासमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सेक्सुअल जो हरासमेंट है हम उसी को ही हरासमेंट कहेंगे सिर्फ। वो एक उसकी एक टाइप है। सेक्सुअल हरासमेंट एक उसकी एक टाइप है। अगर कोई भी एम्प्लॉई या एडमिनिस्ट्रेशन हेड या एम्प्लॉयर जो है या कोई भी थर्ड पार्टी, यानी कि कोई बाहर से आ रहा है वर्किंग स्पेस के अंदर और एम्प्लॉई को किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी के हवाले से कोई रिमार्क्स कर दे रहा है, या उसकी जो पीसफुल लाइफ है, एक आसान अल्फाज जो मैं जो बताता हूँ कि पीसफुल लाइफ में उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है किसी दूसरे के एक्ट की वजह से। यानी कि दूसरे के एक्ट कौन सा, अगर वो थ्रू वर्ड्स स्पोकन अगर किसी को कुछ बोल रहा है और दूसरा जो है उनके अल्फाज से वो जो है डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो उसके लिए नागवार गुजर रहे हैं, या वो फिज़िकल कॉन्डक्ट कुछ करता है, या अपना वो ओरली कुछ उसको बता रहा है, तो आसान अल्फाज में अगर किसी की पीसफुल लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है और वो उसकी पीसफुल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हम इसको हरासमेंट कहेंगे। ये सबसे आसान डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि किसी की भी एक शख्स के एक्ट की वजह से, वो एक्ट चाहे वो वर्ड स्पोकन के थ्रू हो रहा हो, या कोई फ़िज़िकल कंडक्ट कुछ किसी का हो, या ऑनलाइन स्पेस पे हो, या कोई अगर किसी की जॉब की वो रिक्वायरमेंट नहीं है और वो उसको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आपकी जॉब तब भी आप कंटिन्यू होगी कि आप ये चीज़ करेंगे, उसने ये इसके साथ अटैचमेंट कर दी है, तो आप इसको हरासमेंट कहेंगे। ये हरासमेंट की जो डेफिनेशन है ये 509 में भी बताई गई है, जो पाकिस्तान पिनल कोड का वहाँ पे भी बताई गई है, और 2 जगह पे ये डिफ़ाइन हो गया है। और दूसरा जो लॉ है ये हमारा वर्क प्लेस हरासमेंट का 2010 का, इसमें भी ये डेफिनेशन बताई गई है। तो आप बाद में भी वर्ड बाय वर्ड इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हरासमेंट ही डिफ़ाइन होगी। गो कि हम यही समझते हैं कि जी जो सेक्सुअल हरासमेंट है, अगर वो उससे वो डिमांड कर रहा है तो वो ये उसकी सिर्फ एक टाइप है। तो जो ये मैंने बताया आपको जैसे, तो ये तमाम इस सेशन का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। सबसे पहले मैं अगेन आपसे माज़रत भी करता हूँ कि मैंने ये आज लाइव सेशन करना था और मेरी आज मर्ज़ी थी कि मैं इस लाइव सेशन के थ्रू आप अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करें, मैं उसका उसी टाइम फौरी तौर पर भी उनके आंसर दूं लाइव सेशन के दौरान ही। लेकिन कनेक्टिविटी का कोई इशू था, लाइव सेशन नहीं हो रहा था, तो मैं अभी इस वजह से फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने ये पूरी वीडियो देखी है उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। बल्कि आप खुद मुझे ये रिमार्क्स बताएं आपके कि आपके लिए ये सेशन कैसा हुआ है, और अगर आप इसमें मज़ीद चाहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आए तो वो भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं ये टॉपिक भी कवर करूं, और कोई ये आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा वो भी मुझे बताएं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट जब हमारा सेशन होगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा। अब मुझे इजाज़त दें। मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैं शॉर्ट टाइम में मैं मैक्सिमम आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिलीवर कर सकता था वो मैंने की हैं, और इंशाल्लाह अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनके भी जवाब दूंगा।
इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने सेशन के साथ मैं बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।